हेडिंग डालो सब वेक्टर्स। शांत हो जाए भाई सब। हेलो, हाँ जी।
ओए चुप हो जाओ। डेफिनेशन वेक्टर किसको बोलते हैं भाई? Any physical quantity that has magnitude, direction and obeys vector addition laws. ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, और जो वेक्टर के एडिशन लॉज को क्या करती है? ओबे करती है। वेक्टर एडिशन लॉज को ओबे करती है। अब पहली बात, वेक्टर एडिशन लॉज क्या है जरा देख लो भाई। सबसे पहला है वेक्टर एडिशन लॉज में, सबसे पहला लॉ है ट्राइंगल लॉ। स्टेटमेंट ध्यान से सुनना। अगर तीन वेक्टर से ट्राइंगल बनता है तो, अगर तीन वेक्टर से ट्राइंगल बनता है तब, और उन तीनों वेक्टर की डायरेक्शन को अगर हम एक साइक्लिक ऑर्डर में ले आए, जैसे कि यहां पर आप देखिए ये वेक्टर है, ये इसका टेल कहलाएगा, एरो इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, ये हेड कहलाएगा। तो यहां से स्टार्ट हुआ, यहां फिनिश हुआ। दूसरा बी वाला वेक्टर की टेल है, ये यहां से शुरू हुआ, ये यहां फिनिश हुआ। तो अगर आप देखो तो एक साइक्लिक ओरिएंटेशन यहां पर बन रहा है। ठीक, एक साइक्लिक ओरिएंटेशन बन रहा है, एक ऑर्डर में ये आ चुके हैं, एक साइक्लिक ओरिएंटेशन बन रहा है। अगर तीन वेक्टर से एक ट्राइंगल बनता है और वो तीनों एक साइक्लिक ओरिएंटेशन में ला दें, तो उन तीनों का सम हमेशा कितना होगा? जीरो वेक्टर। ठीक, इन तीनों का सम कितना होगा? जीरो होगा, जीरो वेक्टर होगा। दो वेक्टर को ऐड करके एक वेक्टर ही बनेगा, इसीलिए हमने यहां पर जीरो वेक्टर लिख दिया। ठीक है भाई, अगर वो एक ओरिएंटेशन में आ गए और उन तीनों से ट्राइंगल बन रहा है, तो उन तीनों का सम कितना होगा? जीरो। कन्वर्स ट्रू नहीं है भाई, मतलब जरूरी नहीं कि ट्रू हो, कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। हो सकता है तीन वेक्टर को जोड़ के जीरो आ जाए लेकिन उनसे ट्राइंगल ना बने। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि तीन वेक्टर से ट्राइंगल बन रहा है और उनको जोड़ के जीरो नहीं आ रहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक, उनका एक साइक्लिक ओरिएंटेशन बनाओ, हमेशा उनको जोड़ के कितना मिलेगा? जीरो। ठीक है बात, इसको हम क्या कहते हैं भाई? ट्राइंगल लॉ। ये छोटी सी बात है, इस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यहां से हमको ट्राइंगल लॉ लिखना है, यहां से आप रिजल्ट बताएंगे। ये तीन वेक्टर हैं, तो यहां से हम रिजल्ट बना रहे हैं। देखो कैसे कैसे क्या क्या बन सकता है। इधर देखिए, इनको एक ओरिएंटेशन पे दे, एक ओरिएंटेशन, साइक्लिक ओरिएंटेशन हमको इनका बनाना है। तो किसको चेंज कर दूं भाई? बीसी की डायरेक्शन उल्टी आ रही है, देखो इसको देखिए, ये इन दोनों के एरो ठीक आ रहे हैं, ये वाला उल्टा आ रहा है, तो इसको हम रिवर्स कर देते हैं। और ये अब क्या कहलाएगा? पहले क्या कहला रहा था ये वाला वेक्टर क्या कहला रहा है? ये वाले वेक्टर का क्या नाम है? ए बी वेक्टर। ए इनिशियल पॉइंट है, बी टर्मिनल पॉइंट है, बी उसका हेड है। ये वाला वेक्टर क्या कहला रहा है? सी ए वेक्टर, सी से ए की डायरेक्शन में। ये वाला वेक्टर क्या कहला रहा है? सी बी वेक्टर। ठीक, तो हमें डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। तो डायरेक्शन चेंज करके हम क्या लिखेंगे इसको? अगर मैं डायरेक्शन बदल दूं तो दो तरीके हैं आपको इसको लिखने के। अगर मैं डायरेक्शन बदल दूं, पहला तरीका या तो मैं इसको माइनस सी बी लिखूं, दूसरा तरीका या तो मैं इसको बीसी कर दूं। ठीक है, माइनस सी बी भी लिख सकता हूं और
जैसे ही मैंने इसकी डायरेक्शन को रिवर्स किया, अब ये BC वेक्टर कहलाएगा या फिर माइनस ऑफ CB वेक्टर कहलाएगा। जो पहले था उस पे माइनस लगा के डायरेक्शन रिवर्स हुई है। इन तीनों का सम क्या होता है? 0, क्योंकि एक साइक्लिक ओरिएंटेशन बन गया। देख लीजिए एक ऑर्डर में आ गए तीनों की डायरेक्शन देखे तो AB वेक्टर प्लस CA वेक्टर माइनस CB वेक्टर कितना होगा? 0 या 0 वेक्टर कहना ज्यादा अच्छा है। और दूसरा रिजल्ट क्या हो सकता है? AB वेक्टर प्लस CA वेक्टर प्लस BC वेक्टर इज इक्वल्स टू, ठीक है भाई, माइनस CB की जगह हमने BC वेक्टर लिख लिया। नोट कर लो भाई, इसको हम क्या कहते हैं? ट्रायंगल लॉ। अगर तीन वेक्टर से ट्रायंगल बनता है और उनका एक साइक्लिक ओरिएंटेशन कर दिया जाए तो उन तीनों का सम हमेशा हमेशा कितना आएगा? 0 आएगा। माइनस माइनस तो डायरेक्शन से एडजस्ट हो जाते हैं, उसकी चिंता करने वाली बात नहीं। इनका सम हमेशा क्या आएगा? 0। अगर तीन वेक्टर से ट्रायंगल बनता है और उनका एक साइक्लिक डायरेक्शन साइक्लिक ओरिएंटेशन बना दे तो। लेकिन अगर तीन वेक्टर का सम 0 है तो हम नहीं कह सकते कि उनसे ट्रायंगल बनेगा, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तीनों वेक्टर 0 0 0 ले लो, जोड़ के देखो 0 आ रहा है, कहां ट्रायंगल बन रहा है? एक वेक्टर को लिख लो आई कैप, दूसरे वेक्टर को लिख लो माइनस आई कैप, तीसरे को लिख लो 0, जोड़ के देखो 0 आ रहा है, कहां ट्रायंगल बन रहा है? आई कैप किधर जाएगा? प्लस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन, माइनस आई कैप किधर जाएगा? माइनस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन। तीसरा तो 0 ही है, तीनों को जोड़ के 0 आया, लेकिन ट्रायंगल तो कहीं ना बना इनसे। तो तीन वेक्टर का सम 0 है तो ट्रायंगल बनेगा, ऐसा हम कभी नहीं कहेंगे। लेकिन अगर ट्रायंगल बनेगा तो सम जरूर 0 होगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है? साइक्लिक डायरेक्शन बनानी पड़ेगी। हो गया भाई, साइक्लिक ओरिएंटेशन हमको बनाना पड़ेगा। दूसरा वाला बिल्कुल सेम यही है, थोड़ा सा इसका ये एक्सटेंशन आप कह सकते हो। सेकंड लॉ जो है वेक्टर को जोड़ने का नियम जो है वो इसी का एक्सटेंशन आप कह सकते हो, यही चीज है वो भी। जल्दी से नोट कर लो भाई। वेक्टर की डेफिनेशन ध्यान रखना, वो 8वीं वाली 9वीं वाली डेफिनेशन मत बोलना कि विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। नहीं, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एंड ओबेज ट्रायंगल लॉ, ओबेज वेक्टर एडिशन लॉ। वेक्टर के एडिशन लॉ को वो मानना चाहिए। ठीक है, मैग्नीट्यूड हो डायरेक्शन हो और वेक्टर के लॉ को ओबे करना चाहिए। ऐसे भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है फिर भी वो वेक्टर नहीं। हो गया? सेकंड है पैरेललोग्राम लॉ। सेकंड है पैरेललोग्राम लॉ। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है भाई? इन दो वेक्टर से, ये पैरेललोग्राम हमने बनाया, ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर। ठीक, तो इनके बीच से जाने वाला जो पैरेललोग्राम का डायगोनल है वो हमेशा इन दोनों वेक्टर का सम होगा और उसको हम रिजल्टेंट भी कहेंगे। ठीक है, याद रखने वाली बात, डायरेक्शन देखो, तीनों के तीनों क्या है? को इनिशियल। ऐसे वेक्टर को कहते हैं को इनिशियल, जो एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं। तीनों के हेड देखो इस पॉइंट से अवे है, तीनों की टेल सेम, तीनों की टेल एक ही पॉइंट पर है। तो इन तीनों वेक्टर को क्या बोलते हैं? को इनिशियल वेक्टर्स। मतलब तीनों की टेल इसी पॉइंट पे होनी चाहिए। तो अगर दो एडजेसेंट साइड हमको मालूम है, वेक्टर की फॉर्म में मालूम है, तो उनके बीच से जाने वाला डायगोनल वो भी अवे गोइंग होना चाहिए। ये दोनों देख लीजिए अवे गोइंग है, तो ये भी अवे गोइंग होना चाहिए, को इनिशियल होना चाहिए। और ये हमेशा क्या होगा? इन दोनों वेक्टर का सम। और इसको क्या बोलेंगे हम? रिजल्टेंट। ये क्या होगा? रिजल्टेंट। ठीक, मतलब अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, इसको मैं अगर फोर्स मान लो, ये वेक्टर को, ये एक फोर्स है, दूसरा फोर्स है, तो नेट इफेक्ट जो आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। पैरेललोग्राम के डायगोनल की डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी और किस फोर्स से मूव करेगी? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के फोर्स से उस डायरेक्शन में हो जाएगी।
ठीक है, अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, एक इधर फोर्स लग रहा है, किधर, तो बॉडी यहां जाएगी, ना ए की तरफ ना बी की तरफ। ठीक, जो फोर्स ज्यादा होगा उसके थोड़ा पास होगी, लेकिन जाएगी पैरेललोग्राम के डायगोनल की डायरेक्शन में ही। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम लॉ। इसी से हम दूसरा डायगोनल भी जान सकते हैं पैरेललोग्राम का। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये ट्राइंगल लॉ ही है, एक तरीके से ये ट्राइंगल ही लॉ है। देख लो इधर, इधर देखो, ये ट्राइंगल लॉ ही है, इसको हम ट्राइंगल लॉ से निकाल सकते थे। तो ये ए वेक्टर है और ये कौन सा वेक्टर था, बी वेक्टर। ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर। अगर ये बी वेक्टर है तो इसके सामने वाला ये कौन सा होगा, ये भी बी वेक्टर होगा। क्यों, वेक्टर क्या चीज है जिसमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो और कुछ लॉ को सेटिस्फाई करना चाहिए, लेकिन है तो मेन चीज है ये दो, लॉ को तो सेटिस्फाई कर ही रहा है जब हम वेक्टर बोल रहे हैं उसको। अब जरा इधर देखिए, पैरेललोग्राम में आपको पता है अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं तो डायरेक्शन तो सेम हो ही गई फिर, और अपोजिट साइड इक्वल भी होती है तो मैग्नीट्यूड भी बराबर हो गया। वेक्टर के मैग्नीट्यूड का मतलब होता है उसकी लेंथ। क्या होता है उसका मतलब, मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ। तो जब इन दोनों की लेंथ भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है तो वेक्टर भी क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है भाई, नॉर्मल मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं होता, लेकिन वेक्टर के वर्ल्ड में ऐसा होता है, सारे वेक्टर सेम है। इसके पैरेलल आप जितनी भी लाइंस खींचेंगे सेम लेंथ वाली, वो सारे बी वेक्टर कहलाएंगे, सारे बी वेक्टर। लेकिन अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करूं तो इस वाली लाइन की इक्वेशन कुछ और होगी, इस लाइन की इक्वेशन कुछ और होगी, केवल लेंथ बराबर होगी और स्लोप बराबर होंगे, लेकिन इक्वेशन अलग अलग होगी। ठीक है, वेक्टर में ये भी बी वेक्टर, ये भी बी वेक्टर, एक और खींच लो वो भी बी वेक्टर ही होगा अगर इसके पैरेलल और सेम लेंथ का है तो। अब देखिए जरा ध्यान से, डायरेक्शन सेम हो गई इन दोनों की, इन दोनों की डायरेक्शन एक ऑर्डर में आ गई। इधर वाले को अगर मैं ऐसा कर दूं तो इन तीनों का सम 0 हो जाएगा, ट्राइंगल बन रहा है इन तीनों से। पैरेललोग्राम के डायगोनल को ज्वाइन करोगे तो ट्राइंगल बनेगा ना। इसको हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए सी वेक्टर, इन तीनों का सम क्या होगा, 0। तो ट्राइंगल लॉ कहता है अगर एक ओरिएंटेशन बना दिया आपने और ट्राइंगल उनसे बन रहा है तो उनका सम 0 होगा। बता दो सी वेक्टर कितना निकल गया, -a -b। अब ये सी वेक्टर की वैल्यू इतनी है, अगर मैं एरो ऐसे लगाऊंगा तो इसके आगे क्या लग जाएगा, -c हो जाएगा। मुझे बता दो -c कितना हो गया, ए वेक्टर प्लस, तो वही हम कह रहे थे कि इस डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ट्राइंगल लॉ, ये पैरेललोग्राम लॉ हमने ऐसे ही निकाल लिया ट्राइंगल लॉ से। अगर डायरेक्शन ध्यान रखनी है, डायरेक्शन कहाँ होनी चाहिए, ऊपर की तरफ। ओके, को इनिशियल होना चाहिए, ए वेक्टर अवे गोइंग, बी वेक्टर अवे गोइंग, तो इनके जो डायगोनल होगा वो भी अवे गोइंग ले लूं तो इन दोनों का सम हो जाएगा। ऐसे ही आप दूसरा वाला डायगोनल भी निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लेते हैं, भाई दोनों डायगोनल बताओ पैरेललोग्राम के, और पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स ये रही, हमें बता देंगे। ये वेक्टर है बी वेक्टर, ये है ए वेक्टर। अब हमने ये वाला डायगोनल जोड़ दिया, हमको एक साइक्लिक ओरिएंटेशन बनानी है, तो यहां पर मैंने एरो ऐसे लगा दिया। आपकी मर्जी है, आप जहां चाहे जैसे चाहे वैसे एरो लगाएं। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक, अगर क्वेश्चन में बोला गया है इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, अदरवाइज हमारी मर्जी है, हम चाहे जैसे डायरेक्शन यहाँ पर शो कर सकते हैं। अब देखो भाई, इसका नाम हमने सी वेक्टर रख दिया। देखिए साइक्लिक ओरिएंटेशन बन रही है, ए ठीक है, सी ठीक है, देखो बी उल्टा आ रहा है तो बी को पलटना पड़ेगा, क्या बन जाएगा अब ये। अब इसको देखिए, तीनों की डायरेक्शन सेम हो गई, इस बी को मैं मिटा रहा हूं यहां से। अब देखिए तीनों की डायरेक्शन ठीक हो गई, साइक्लिक बन गया। इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, अब इन तीनों का सम 0 हो जाएगा। मेरा सी अननोन था, मैंने सी वेक्टर की वैल्यू निकाल ली, कितनी आ गई, बी वेक्टर माइनस, तो जो सी वेक्टर है ये कितना हो जाएगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और इस माइनस बी को वापस वही कर दो जैसा गिवन था। तो दूसरा डायगोनल होता है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। डायरेक्शन याद रखने वाली है, ऊपर की साइड। इसकी डायरेक्शन भी क्या थी, ऊपर की साइड, पॉइंटिंग टू दिस वर्टेक्स। ओके, तो एक डायगोनल होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दूसरा होता है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। आप ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर भी कह सकते हैं, लेकिन फिर डायरेक्शन किधर की तरफ आ जाएगी, ध्यान रखिएगा, उल्टी। नोट कर लो भाई।
तो जब कभी भी कहे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर तो आपको दिमाग में आना चाहिए दो साइड्स हैं पैरेललोग्राम की, ए और बी, और ए प्लस बी उनका डायगोनल है, उसकी बात हो रही है, राइट। तो ये दो डायगोनल होते हैं किसी पैरेललोग्राम के, एक है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दूसरा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। डायरेक्शन ध्यान रखेंगे कैसी कैसी थी, नहीं तो अपने आप निकाल लो आप दिमाग लगा कर, रटना नहीं। हो गया ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, और जो वेक्टर के एडिशन लॉज को सेटिस्फाई भी करता है, उसको हम कहेंगे वेक्टर। वेक्टर के दो एडिशन लॉज हैं, पहला कौन सा, ट्राइंगल लॉ, और दूसरा कौन सा है, पैरेललोग्राम लॉ। आगे बढ़ते हैं। बोलो नहीं भाई। सबसे पहला फॉर्मूला वेक्टर का हम बना रहे हैं, इधर देख लेंगे सब। इधर भाई कौन है, तो ये हमारा है वेक्टर ए, ठीक, या ए वेक्टर। वेक्टर को कोई अलग सिंबल देना पड़ेगा क्योंकि वेक्टर की जब हम पढ़ाई करेंगे तो वहां पर रियल नंबर्स भी आएंगे, तो हम डिस्टिंग्विश कैसे करें कौन सा रियल नंबर है कौन सा वेक्टर है, तो उसके लिए हमें अलग सिंबल बनाना पड़ेगा वेक्टर का। ठीक है भाई, अलग सिंबल बनाना पड़ेगा किसका, वेक्टर का। डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए कौन सा सिंपल एक रियल नंबर है कौन सा वेक्टर है, तो उसके लिए हम इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, एरो लगा देते हैं। इधर देख लो भाई सब, कहीं पर ए लिखा है और कहीं पर ए के ऊपर ऐसे एरो लिखा है, तो हम देखते ही पहचान लेंगे कि ये तो एक रियल नंबर है, सिंपल एक रियल नंबर है, कांस्टेंट है, इसका नाम वेक्टर की दुनिया में क्या पड़ता है, स्केलर, इसको हम बोलेंगे स्केलर है। ठीक है, और ये क्या है, ये वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर है ये, राइट। तो आपको डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए, खाली वेक्टर पढ़ने के लिए हमें अलोन वेक्टर नहीं, उसके साथ कांस्टेंट भी चाहिए होंगे, तो कांस्टेंट को हमें पहचानना आना चाहिए इक्वेशन में कि ये वैल्यू कांस्टेंट है और ये वैल्यू वेक्टर है। ठीक, कहीं पर लिखा है टी बी ऐसे, तो आप समझ जाओगे टी क्या चीज है, कांस्टेंट है, और ये क्या चीज है, वेक्टर है। इसका मतलब क्या समझेंगे वो धीरे धीरे आप पता लगा लोगे कि ये क्या चीज लिखी गई, अभी समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे पता लग जाएगा ये क्या लिख दिया और इसका मीनिंग क्या निकल रहा है। चलिए, ए वेक्टर, किसी वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं, आपको बताया था, एक उसमें मैग्नीट्यूड और दूसरा उसमें डायरेक्शन। तो ये फॉर्मूला हमने उसकी डेफिनेशन से ही बना लिया, नोट मत करो, इधर देख लो, ये मैंने नहीं, उसकी डेफिनेशन ने बोला। वेक्टर में सब कुछ हमको डेफिनेशन से करना है, एक डेफिनेशन होगी डॉट प्रोडक्ट की, ये डेफिनेशन है, उसी से हम सारे रिजल्ट बनाएंगे, हर बार उसी को फॉलो करना है। तो वेक्टर की डेफिनेशन कहती है कि वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, इन दोनों चीजों को मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा, वेक्टर बन जाएगा। मैग्नीट्यूड को हम ऐसे डिनोट करेंगे मॉड लगा करके, और डायरेक्शन को हम ऐसे कैप लगा करके डिनोट करेंगे। इसे पढ़ा जाता है यूनिट वेक्टर। क्या पढ़ा जाता है, यूनिट वेक्टर, मतलब इसकी लेंथ 1 है, मींस ये लेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, ये एक मैग्नीट्यूड का है। अगर मैं 1 से किसी भी नंबर को इंटू करूं तो भैया उसकी जो लेंथ थी वो बदलेगी नहीं। लेंथ अगर 7 सेंटीमीटर है, 1 से इंटू करा दो तो 7 ही रहेगी। ये जो 1 आ रहा है इसके साथ मल्टीप्लाई होने, ये केवल डायरेक्शन वाला इफेक्ट लेके आ रहा है, ये केवल कौन सा इफेक्ट लेके आ रहा है, डायरेक्शन वाला इफेक्ट लेके आ रहा है, बस। ठीक, यूनिट वेक्टर है और ये हमको क्या बताया करेगा, डायरेक्शन। कोई आपसे पूछे इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, इसका मतलब वो आपसे ए कैप मांग रहा है, इस वेक्टर की डायरेक्शन निकालो, यानी वो आपसे क्या मांग रहा है, यूनिट वेक्टर मांग रहा है, ए कैप मांग। कह रहा भाई पैरेललोग्राम का डायगोनल है, उस डायगोनल की डायरेक्शन बताइए क्या है। पैरेललोग्राम बन रहा है इन दो वेक्टर से, उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है उसकी डायरेक्शन बताओ। तो इसका मतलब पहले तो डायगोनल निकालना है, दो होते हैं, ए प्लस बी, दोनों को जोड़ दूं, और दूसरा बी माइनस ए या ए माइनस बी कर दूं, दोनों आ गए। अब उनकी डायरेक्शन निकाल देंगे हम इस फॉर्मूले से, राइट। इसको क्या पढ़ते हैं भाई हम, इसे क्या पढ़ेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए,
ठीक, मॉड ए हम लिख रहे हैं लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बोलना है इसको, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। और ये हमको क्या बताया करेगा, वेक्टर की लेंथ बताएगा। क्या बताएगा, वेक्टर की। इससे जब भी मल्टीप्लाई होगा लेंथ पे कोई असर नहीं पड़ेगा, इसके आगे जो नंबर है वो लेंथ बताया करेगा कि लेंथ कितनी। ठीक है, मान लीजिए पहले वेक्टर फॉर्मेशन सीखना पड़ेगा। सब बच्चे इधर ध्यान देंगे, वेक्टर का फॉर्मेशन। तो जब भी हमको वेक्टर बनाना है हमको दो चीजें चाहिए, एक तो लेंथ डायरेक्ट मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन, दो चीजें चाहिए। तो अब सब लोग इधर देखें भाई, हम 2D में बना रहे हैं, फिर 3D में इसको जनरलाइज कर लेंगे। मान लीजिए एक पॉइंट ये है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1 और 2, और एक पॉइंट इधर है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 4 और 5। ठीक, हमें ये वाला वेक्टर बनाना है, हमें किसी को बताना है कि इस पॉइंट से वहां पे चले जाओ, इस डायरेक्शन के साथ बताना है। ठीक, 1 2 से 4 5 की तरफ, ए बी। अब इस चीज को लिखने के दो तरीके, या तो आप पॉइंट की तरह लिखो या तो आप इसका कोई नाम रख दो। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए बी वेक्टर। इससे ये पता चल जाएगा कि ये पॉइंट की फॉर्म में लिखा गया है। पहला वाला पॉइंट कहलाता है इनिशियल पॉइंट, ठीक, और दूसरा वाला क्या कहलाता है, टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, या पहले वाले को हम क्या कह देते हैं, टेल, और दूसरे वाले को हम क्या कह देते हैं, हेड। ठीक, तो जब हम दो वैल्यू यूज करते हैं, बीसी वेक्टर, सीडी वेक्टर, पी क्यू वेक्टर, तो इसका मतलब पी और क्यू पॉइंट है, बीसी वेक्टर बी और सी पॉइंट है, आर एस वेक्टर आर और एस पॉइंट है। लेकिन जब हम सिंगल यूज करते हैं कि एस वेक्टर बराबर, तो इसका मतलब वो पॉइंट नहीं है, वो एक सिंबल दे दिया हमने उस वेक्टर को, और वो किसी दो पॉइंट को जोड़ के बना था, वो दोनों पॉइंट हमको मालूम नहीं कौन से थे, बस वो सिंपल एक वेक्टर है। ठीक, तो जब कभी सिंगल लिखा जाएगा तो सिर्फ वो वेक्टर का नोटेशन होगा, लेकिन अगर ऐसे दो यूज करेंगे तो हमको पता चल जाएगा किस पॉइंट से किस पॉइंट की डायरेक्शन में जा रहा है, कौन सा पॉइंट इनिशियल है, कौन सा टर्मिनल है, कौन सा टेल है, कौन सा हेड। इस वाले में हमको पता नहीं, राइट। अब हमको ये वाला वेक्टर बनाना है, ए बी वेक्टर। तो अब इस वेक्टर को बनाने के लिए देखो भाई क्या करेंगे, पहले तो हमको लेंथ चाहिए। तो जरा इधर देखिए, हमने क्या करा, और डायरेक्शन भी चाहिए। हमने इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला किस पे, एक्स एक्सिस पे। ठीक है, हमने इससे परपेंडिकुलर डाला किस पे, एक्स एक्सिस पे। अब मुझे बता दो यहां से लेकर यहां तक की लेंथ कितनी है, कितनी है भाई, 3 यूनिट्स। देख लीजिए यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट इस वाले पॉइंट का 1 था, तो इस वाले पॉइंट का भी एक्स कोऑर्डिनेट 1 होगा और वाई 0 होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एक्स एक्सिस है। इसका कोऑर्डिनेट बताइए, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 4 था, तो जस्ट इसके नीचे एक्स 4 होगा और वाई कितना हो जाएगा 0, और इनके बीच की दूरी कितनी आ गई 3। तो अब हमको पता लग गया कि इनके बीच के डिस्टेंस कितना है भाई, दूरी कितनी है 3, और डायरेक्शन भी हमको पता लग गई कौन सी डायरेक्शन है। इस एरो की डायरेक्शन में जाइए और बताइए कौन सी डायरेक्शन आ रही है, एक्स एक्सिस की, और एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं, आई कैप से। तो देख लीजिए, लेंथ मल्टीप्लाइड विद डायरेक्शन, लेंथ मल्टीप्लाइड विद डायरेक्शन क्या बना देती है, वेक्टर। और जब कभी भी ऐसा लिखा जाता है, बीच में हम कोई साइन नहीं देते, ना डॉट लगाना है यहां पर, ना क्रॉस लगाना है यहां पर, क्योंकि डॉट दो वेक्टर के बीच में आता है, सुन लो, और क्रॉस भी दो वेक्टर के बीच में आता है। यहां पर आपको कोई साइन नहीं देना, अगर आप यहाँ 3.i लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, आपको कोई साइन नहीं देना, सिर्फ 3i लिखना है बस, बीच में ना डॉट ना क्रॉस। क्रॉस लिख दिया, क्रॉस अलग चीज को डिफाइन करता है। ठीक, मैथ्स इतनी बेवकूफ नहीं है जितना बचपन में बताते हैं कि बेटा ऐसे लिख दो, चाहे ऐसे लिख दो, चाहे ऐसे लिख दो, तीनों का मतलब सेम है। ऐसा कभी नहीं हो सकता भाई, 3 अलग अलग चीजें हैं अगर ये, तो मैथ्स में तीनों का मतलब अलग अलग ही होगा। कब होगा, वेक्टर में होगा। वो रियल नंबर के लिए एक जैसा बिहेव कर रहा है ये ऑपरेशन, लेकिन इसका मीनिंग अलग अलग होगा। मैथ्स ऐसा बेवकूफ सब्जेक्ट नहीं है। ठीक, अगर डॉट और क्रॉस आप कह रहे हो एक ही चीज है, तो कौन ऐसा पागल होगा भाई मैथ्स वाला, डॉट और क्रॉस दो चीज बना दी उसने, जब एक ही मतलब है उसका, ऐसा कभी नहीं हो सकता। डॉट और क्रॉस का मीनिंग अलग अलग होगा,
वो आपकी इतनी समझ नहीं कि आप उनको समझ नहीं पा रहे। रियल नंबर के सेट के लिए दोनों सेम है, लेकिन वेक्टर के लिए दोनों चीजें अलग अलग। वेक्टर के लिए तीनों चीजें अलग अलग। कोई साइन ना लगाऊं तो कुछ और मिलेगा, साइन लगाऊं तो कुछ और मिलेगा, डॉट लगाऊं कुछ और, क्रॉस लगाऊं कुछ और, तीन अलग अलग चीजें लिख दी है। ओके, तो 3i बन गया। अब दूसरा बताइए, y एक्सिस, यहां से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालो। इसको हम कहते हैं प्रोजेक्शन निकालना। क्या कहना, क्या निकालना, प्रोजेक्शन निकालना। तो वेक्टर ऐसे बनता है। बताइए यहां पे कितना पॉइंट था, x तो 0 होगा, y कितना होगा, यहां पर भी x 0 होगा, y इतना ही होगा 5। तो इनके बीच की दूरी कितनी निकली, वो भी 3 निकली। तो 3, और ये कौन सी डायरेक्शन है, देखिए जरा एरो किस डायरेक्शन में जा रहा है, एरो उधर ले जा रहा है आपको, यानी यहां से आप 0.2 से 0.5 की तरफ जा रहे हो। तो ये कौन सी डायरेक्शन है, +j। अगर नीचे की तरफ, अगर ये एरो को पलट दूं तो ये नीचे की तरफ हो जाएगा, -j बन जाएगा। ठीक, नेगेटिव y एक्सिस -j से हम डिनोट करेंगे। कुछ ना कुछ रेफरेंस हमको लेना पड़ेगा डायरेक्शन के लिए, कुछ ना कुछ हमको रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो हमने x और y और z से उसको डिनोट करते हैं। x एक्सिस की प्लस वाली दिशा को दिखाने के लिए +i, x एक्सिस की माइनस वाली दिशा को पॉइंट करने के लिए -i। तो ये बन गया हमारा कितना, +3j लेंथ और साथ में डायरेक्शन। ठीक, अब ये क्वेश्चन IIT एडवांस में पूछ लिया, इतनी छोटी सी बात, 4 नंबर। बस वहां पर उन्होंने खेल क्या करा कि एक वेक्टर बनाओ, एक्स वाई जेड एक्सिस को हटा के, एक्स वाई जेड एक्सिस को हटा के हमने 3 नई एक्सिस ले ली, एल एम एन, और एल एम एन भी वेक्टर है। अब ये 2 पॉइंट लो और मुझे वेक्टर बना के दे दो। तो हमको वहां से केवल प्रोजेक्शन निकालनी थी। प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं ये धीरे धीरे आप वेक्टर में सीख जाओगे। बस आपको प्रोजेक्शन निकाल के डायरेक्शन लगा के प्लस करना है। ठीक, तो जो काम हमने यहाँ पर किया वही वहां पर करना था। एक्स की जगह दूसरी चीज आ गई, वाई की जगह कुछ और आ गया, तो वो हम निकाल सकते हैं। तो वेक्टर कैसे बनता है समझ गए। अब इसका मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूं, इधर देख लो। वेक्टर कैसे निकलेगा, x2 - x1 बोलो आई कैप। x2 कौन सा पॉइंट है, जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, जिस डायरेक्शन में एरो हमारा डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, तो x2 हो गया। और ये ऑटोमेटिक क्या हो गया, y2 प्लस, अगला बोलो y2 - y1 j कैप। और ऐसे ही तीसरा ले लो स्पेस के लिए, z2 - z1 k कैप। मुझे बता दो इनिशियल पॉइंट कौन सा होना चाहिए इसमें, इनिशियल पॉइंट होना चाहिए x1 y1, और टर्मिनल और फाइनल पॉइंट क्या होना चाहिए, x2 y2 और z2। +i +j +k क्या बताते हैं, बात समझ में आ रही है ना। और हमने इनके ऊपर कैप लगाया, मतलब ये सिर्फ डायरेक्शन दिखाने के काम आएंगे, ये लेंथ पे कुछ भी असर नहीं डालेगा। ठीक है, बात नोट कर लो। तो अगर वेक्टर बनाना है और पॉइंट्स आपके पास हैं तो आप माइनस कर दोगे टर्मिनल से इनिशियल को और i j के लगाते हैं। बनाने का प्रोसेस बहुत अलग है। वहां पर हम प्रोजेक्शन डालते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं एक्सिस पे, फिर लेंथ ढूंढते हैं, फिर डायरेक्शन से इंटू करते हैं। हाँ, यहाँ पर ए बी वेक्टर लिख लो या कोई और सिंबल, एस वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर, ये हमारा ए बी वेक्टर हो जाएगा। आप ऐसे लिख लो या ऐसे। मैंने बस बताया एक लेटर अगर आप लिख रहे हो तो वो वेक्टर का क्या बन गया, सिंबल बन गया। उसमें हमको पता नहीं कहां से शुरू होके कहां खत्म हुआ, किस पॉइंट से शुरू हुआ और किस पॉइंट तक वो गया।
नोट कर लो जल्दी सब, ऑनलाइन वाले बच्चे भी। बोलेंगे नहीं भाई, इधर देखो सब। ए वेक्टर, सब इधर देखो। ए वेक्टर को मैं स्प्लिट करके कैसा लिख सकता हूं? इधर देखो, ए वेक्टर को स्प्लिट करके हम कैसा लिख सकते हैं? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई विद डायरेक्शन यानी ए कैप, और बीच में कोई साइन नहीं लगाना, बीच में कोई साइन नहीं लगाना, ना डॉट ना क्रॉस। एक साइन लगाते ही सब गड़बड़ हो जाएगा, साइन नहीं लगाया तब तक सब ठीक है। ए वेक्टर इज ए मैग्नीट्यूड और साथ में क्या है? ए कैप। अब जरा सोचो, मैंने ए वेक्टर को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जैसे हमने 5 से ए वेक्टर को मल्टीप्लाई करा, तो अब ये किसको चेंज करेगा? ये 5 किस में इंटू होगा? ये नंबर किस में इंटू होगा? ये नंबर क्या इसकी डायरेक्शन में इंटू हो जाएगा? डायरेक्शन पे कुछ असर डालेगा? नहीं। मैग्नीट्यूड का मतलब मैंने आपको बताया था, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है लेंथ। क्या मतलब होता है इसका? अब लेंथ होगी 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, √2 सेंटीमीटर, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, नंबर होगा, कांस्टेंट होगा। जैसे ही 5 इंटू होगा, 5 उस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देगा और कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। 5 केवल उस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देगा, राइट? तो इसका मतलब क्या निकला? जैसे ही हमने 5 इंटू किया, 5 ने क्या करा? इसकी लेंथ को बदला और डायरेक्शन वही रही। लेंथ को क्या कर दिया? 5 टाइम्स। तो अगर ये ए वेक्टर था तो इसका 5 गुना, 5 टाइम्स इस लेंथ का 5 टाइम्स, ये हो जाएगा 5 ऑफ ए वेक्टर। अगर ये ए वेक्टर है, डायरेक्शन वही रहेगी। अगर ये ए वेक्टर है तो इसी के पैरेलल एक और होगा जो इससे 5 गुना लंबा होगा, इसकी लेंथ से 5 टाइम्स होगा, इसका 5 टाइम्स, वो होगा 5 ऑफ ए वेक्टर। ठीक, डायरेक्शन सेम रहेगी। तो कहीं पर लिख दे 5 ए वेक्टर तो समझ जाना कि ए वेक्टर को ही 5 गुना स्ट्रेच कर दिया, वही 5 टाइम्स बड़ा हो गया, राइट? नोट कर लो भाई। अगर मैं कहीं पर लिखूं टी बी वेक्टर, इसका मतलब क्या समझोगे भाई? टी बी वेक्टर इसका मतलब क्या समझोगे? कि कहीं कोई बी वेक्टर है, उस बी वेक्टर की लेंथ को टी टाइम्स कर दिया गया है, उसकी लेंथ को घटाया या बढ़ाया गया है, डायरेक्शन वही है। जो बी वेक्टर की डायरेक्शन है वही इसकी भी है, बस इसकी लेंथ को टी टाइम्स कर दिया। अब टी अगर 1 से बड़ा है तो उसको बड़ा कर दिया, 1 से छोटा है तो उसको छोटा कर दिया, राइट? तो टी बी वेक्टर का मीनिंग पता होना चाहिए क्या है? दिस इज ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर whose length is t times that of b vector। ठीक, लिख लो भाई। नोट करो भाई, ये फिजिक्स से बहुत अलग है, ध्यान रखो। फिजिक्स में आपने सिर्फ प्रैक्टिकल पार्ट पढ़ा, उसका एप्लीकेशन पार्ट पढ़ा, जो जो यूज होता है बस उतना उतना। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पूरा डिटेल में आप वेक्टर पढ़ोगे। वेक्टर मैथ्स का ही पार्ट है जो फिजिक्स में आप थोड़ा सा यूज करते हो, थोड़ा सा। नोट कर लेंगे भाई जल्दी से। डन। ऑनलाइन वाले बच्चों ने नोट कर लिया? इसको लिख लो और इसके आगे स्टेटमेंट लिख देना। ये कौन सा वेक्टर है भाई? दिस इज ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर एंड whose length is t times that of b vector। बोलो नहीं भाई, सब इधर देखेंगे, सबका ध्यान इधर। भाई इधर ध्यान दे लो। ये 2 पॉइंट है भाई, इन दोनों को हमने क्या किया? ज्वाइन किया और एक वेक्टर बना दिया।
अब मैं इसको स्मॉल ए वेक्टर से डिनोट कर रहा हूं, ठीक। तो चलिए ए वेक्टर कितना होगा बताओ मुझे, ए वेक्टर कितना होगा, 4 - 2 इज 2 आई कैप और 7 - 3 4, यानी ये जो वेक्टर बना ये इतना बना। अब मैं ये वाले पॉइंट हटा दे रहा हूं यहां से, वेक्टर हमने बना लिया, वो पॉइंट मैंने मिटा दिया। अब मैंने आपसे कहा एक वेक्टर है मेरे पास 2i + 4j, अब हम इसकी लेंथ निकालना चाह रहे हैं, तो ध्यान से समझ लो क्या होती है लेंथ और कैसे निकलती है लेंथ, ठीक। अब वो तो रटा हुआ है तुमने, कैसे मैं कहूं तो बस बत्ती गोल है। फिर केमिस्ट्री वालों का जवाब दे दो, एक एक्सेप्शन है, ये ऐसा ही होता है, ये ऐसा ही होगा, ठीक। ऐसा नहीं ना, कुछ तो लॉजिक होगा, कैसे किसने फॉर्मूला बनाया, वो कुछ तो सोच के बनाया होगा उसने। अब जरा इधर देखेंगे, सब लोग इधर ध्यान दो भाई, सब बच्चे इधर ध्यान देंगे, इधर सुनो भाई। अभी मैंने क्या बताया, वेक्टर के पास दो चीजें हैं मेनली, कौन कौन सी, देख लो भाई, मैग्नीट्यूड और, अब मैं इसी की डायरेक्शन में इतनी ही लेंथ का यहां से बना रहा हूं, इसी की डायरेक्शन को लेकर उतनी ही लेंथ का मैंने यहां वेक्टर बना दिया ओरिजिन से, ठीक। आप मुझे पॉइंट नहीं बता रहे, आपने पॉइंट मिटा दिए, पहले ही वेक्टर बनाया पॉइंट मिटा दिया, आप कह रहे हो मेरे पास कॉपी ले आए कि भैया इसका मैग्नीट्यूड निकालो। तो मैंने क्या किया, वेक्टर की डेफिनेशन लगाई। वेक्टर की डेफिनेशन क्या कहती है, अगर लेंथ बराबर है और डायरेक्शन भी सेम है तो जो ये है वही है, दोनों वेक्टर फिर क्या हो गए, सेम। यानी ये वेक्टर भी कितना है फिर 2i प्लस, क्योंकि एक पॉइंट में इसका ओरिजिन पे रख चुका हूं तो दूसरा पॉइंट मैं खुद ढूंढ लूंगा। एक पॉइंट मैंने इसका ओरिजिन रख दिया तो दूसरा पॉइंट मैं खुद ढूंढ लूंगा। ऐसा होगा एक्स कोऑर्डिनेट जिसमें से 0 को घटा के 2 आएगा तो 2 ही तो होगा। ऐसा होगा वाई कोऑर्डिनेट जिसमें से 0 को घटा के 4 आएगा तो 4 ही तो होगा। अब मिल गए दोनों पॉइंट। जैसे ही दोनों पॉइंट मिले तो डिस्टेंस फॉर्मूला में जानता हूं मैथमेटिक्स का, √x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो भैया जो आप याद करके बैठे हो वो एक्चुअली में डिस्टेंस फॉर्मूला है, और इस वाली प्रॉपर्टी को हमने वेक्टर की यूज किया है। कोई भी आपको वेक्टर दे दे 3i 5j -7 के, अब हमको क्या मालूम कहां से शुरू होके कहां खत्म हो गया वो। अगर मैंने आपको बोला ये आपको पता ही नहीं किस पॉइंट से शुरू हुआ किस पॉइंट पे खत्म हुआ, भाई इन दोनों को माइनस करके 2 लाना है, और 2 तो किसी भी दो को माइनस करके आएगा। 5 3 को माइनस कर लो, 10 में से 8 को माइनस कर लो तो भी 2 आएगा, 17 में से 15 को माइनस कर लो तो भी 2 आएगा। कौन से 2 थे हमको कभी पता नहीं चल पाएंगे यूनिकली, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर ओरिजिन पे बना लेते, ठीक। क्योंकि एक पॉइंट ओरिजिन है तो दूसरा ऑटोमेटिक यही हो गया। और इसको सॉल्व करके क्या आ गया भाई जरा बताओ, 2² प्लस, तो अब हम इसको याद कर लेते हैं कि जो i का कोफिशिएंट है उसका ही क्या करना है, और जो j का कोफिशिएंट है उसका ही क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो जब भी कोई आपको वेक्टर दे xi y j z के, आपने मुझे बोला सर इसका मैग्नीट्यूड निकालो, मैग्नीट्यूड फाइंड करो इस वेक्टर का, ये a वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड निकालो मतलब इसकी लेंथ निकालो। अब मैं कैसे इसकी लेंथ निकालूं, मुझे पता तो हो किस पॉइंट से शुरू हुआ किस पॉइंट पे खत्म हुआ, ताकि दोनों पॉइंट से मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के तो निकलेगा ना भाई, दो पॉइंट के बीच की दूरी तो डिस्टेंस फॉर्मूले से निकलती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। मेरे पास पॉइंट नहीं, डिस्टेंस कैसे निकालूं। तो अब हम क्या करते हैं, बड़ी चालाकी से एक पॉइंट कहां रख देंगे इसका, और हम कहेंगे ये जो वेक्टर है उसी के पैरेलल मैंने एक दूसरा वेक्टर बना दिया जो कि एक्स वाई जेड को जोड़ के बन रहा है। आप कहोगे क्यों, मैं कहूंगा माइनस कर ले भाई, यही तो है वेक्टर बनाने का तरीका। x - 0 x आएगा, देख बन गया, y - 0 y आएगा तो y j हो गया, और z - 0 z आएगा, z k हो गया। अब मेरे पास दोनों पॉइंट पता लग गए, डिस्टेंस फॉर्मूले से मैं इसकी लेंथ निकाल दूंगा। क्योंकि डायरेक्शन सेम रखी हमने, लेंथ सेम रखी हमने, तो वेक्टर भी सेम होगा। तो यहां से क्या फॉर्मूला बन गया, √ बोलो, तो ये क्या हो गया, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो कभी भी आपको किसी वेक्टर की लेंथ निकालनी है तो जस्ट उसके आई जे के इनिशियल्स का स्क्वायर करके जोड़ दो और पूरे पे क्या लगा दो, रूट लगा दो, ठीक। आई जे के साथ जो नंबर लिखे गए हैं उनका स्क्वायर करके जोड़ दो और पूरे पे रूट लगा दो, वो उस वेक्टर की लेंथ को बता देगा कि वो वेक्टर कितना लंबा है। नोट कर लो भाई।
पॉइंट है तो हम वेक्टर बना देंगे, वेक्टर है तो हम पॉइंट नहीं बता सकते कि वो कौन से दो को जोड़ के बनाया। तो ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बन गया भाई, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, जल्दी से लिख लो, आगे बढ़ते हैं। बोलो नहीं भाई, इधर ध्यान दो सब। देख ले भाई इधर, अगर कोई आपको बोल रहा है वेक्टर 2i 3j प्लस 4k, किसी ने आपको बोला वेक्टर 2i 3j 4k, ठीक है। तो अब हमको ये तो पता नहीं कहां से शुरू हुआ कहां पे खत्म हुआ, ये वाला पॉइंट हमको पता नहीं, ये वाला पॉइंट भी हमको पता नहीं, बस इस डायरेक्टेड लाइन को हम जानते हैं, ठीक। हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं और डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, दो चीजें पता कर सकते हैं। तो इसको हमने एक सिंबल दे दिया ए वेक्टर, पहले हमने इसकी लेंथ निकाल ली, बताओ कितना मैग्नीट्यूड आएगा, अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, कितना आ गया भाई, अंडर रूट ए वेक्टर का फॉर्मूला है ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ए कैप, जो कि हमने इसकी डेफिनेशन से ही बना लिया। ए वेक्टर की वैल्यू हमारे पास है, रख देते हैं, और ए मैग्नीट्यूड भी हमने निकाल लिया √29, तो यहां से हम ए कैप भी निकाल पाए, ठीक, अपॉन √29। देखते रहेंगे भाई सब। तो अगर कोई आपसे कह रहा है वेक्टर, तो ये जो इसके साथ इनिशियल्स हैं विद साइन, ये कहलाएंगी डायरेक्शन रेशियोज। क्या कहलाते हैं, डायरेक्शन रेशियोज 2, 3 और 4 विद साइन, ध्यान रखिएगा। ये तीनों नंबर क्या कहलाते हैं, डायरेक्शन रेशियोज कहलाते हैं। अगर क्या लिखा गया यहाँ पर, वेक्टर, और अगर लिख दिया यूनिट वेक्टर, अब ये क्या बन चुका है, यूनिट वेक्टर। अब जो यूनिट वेक्टर के साथ नंबर है 2/√29, 2/√29, 3/√29, 4/√29, ये तीनों कहलाएंगे डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक। डायरेक्शन रेशियोज का मतलब है कि एक्स एक्सिस पे इसकी लेंथ 2 है, बिल्कुल सही कह रहा। वेक्टर तो हमने ऐसे ही बनाया था, पहले वेक्टर से परपेंडिकुलर डाला एक्स एक्सिस पे, फिर एक्स एक्सिस की लेंथ पड़ी और आई से इनटू कर दिया, यानी ये जो आई के साथ नंबर है वो एक्स एक्सिस पे लेंथ है, और उसी लेंथ को हम डायरेक्शन रेशियो कहते हैं मैच, ठीक। उसी लेंथ को क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियो। जो एक्स एक्सिस पे शेडो आ रही है, वाई एक्सिस पे शेडो आ रही है, लेंथ आ रही है वेक्टर की, परपेंडिकुलर डाल के उन्हीं को डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। तो ये रेशियोज हो गए। ये तीनों क्या है भाई, ये तीनों डायरेक्शन कोसाइंस है। ये तीनों ऐसे नंबर हैं, वेक्टर ने जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया, वेक्टर ने जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया, उस एंगल का कोसाइन ले लूं तो ये वैल्यू बनेगी, ठीक। वेक्टर ने जो वाई एक्सिस के साथ एंगल बनाया, उस एंगल का कोसाइन ले लूं तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी। मतलब अगर कोई आपसे कहे कि इस वेक्टर का जे कैप के साथ एंगल बताओ, एक वेक्टर दे देगा, कहेगा इस वेक्टर का जे कैप के साथ एंगल बताओ, यानी वाई एक्सिस के साथ एंगल मांग रहा है, और वाई एक्सिस के साथ एंगल चाहिए तो हमको क्या चाहिए, डायरेक्शन कोसाइन। जब भी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ एंगल निकालना होगा, हमको हमेशा क्या चाहिए होगा, डायरेक्शन कोसाइन। और वो कैसे मिलेगा, यूनिट वेक्टर बना के। कैसे मिलेगा वो, यूनिट वेक्टर उसको बना लो। बताओ वाई एक्सिस के साथ जे कैप के साथ इस वेक्टर का कितना एंगल है, cos इनवर्स 3/√29। जेड एक्सिस के साथ के कैप के साथ इस वेक्टर का कितना एंगल है, cos इनवर्स 4/√29। ये cos गामा के बराबर है वैल्यू, तो गामा की वैल्यू आ गई cos इनवर्स, ठीक।
तो जब भी एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ एंगल चाहिए होगा, आई जे के साथ एंगल चाहिए होगा, आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है और वहां से आपको वो एंगल मिल जाएगा। ठीक, नोट करो इसको। ध्यान रखना, अगर वेक्टर कह रहा है तो डायरेक्शन रेशियोज मिलेंगे, यूनिट वेक्टर कह रहा है तो डायरेक्शन कोसाइंस मिल जाएंगे। और डिटेल में ये चीजें 3D में है, रेशियोज और कोसाइन। वेक्टर में इनका ज्यादा काम नहीं। नोट कर लिया? बोलो नहीं भाई, इधर देखो सब। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये क्या चीज है? सबसे पहले तो इसको समझना है, ये होगा एक नंबर। दिस इज ए नंबर। ए डॉट बी एक नंबर है, 2 3 -1 -7 1/7 √7, कोई एक ये नंबर, ठीक, कोई एक ये रियल नंबर है, एक कांस्टेंट है ये, या ये कह लो एक स्केलर है ये, जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। एक नंबर है, कोई डायरेक्शन नहीं। डायरेक्शन नहीं है तो ना इसमें आई होगा, ना इसमें जे कैप होगा, ना इसमें के कैप होगा, कुछ नहीं होगा। तो जब भी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किया जाएगा, एक नंबर मिलेगा, 12 10 8 3/2 -8 0 7, ऐसा कुछ नंबर मिलेगा, प्लस माइनस फ्रैक्शन में 0, कोई रियल नंबर हमको मिलेगा, कोई रियल नंबर हमको मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा, कोई डायरेक्शन नहीं होगी, आई जे के नहीं होगा उसके। ठीक, जब भी डॉट किया जाता है, दो वेक्टर का किया जाता है, ठीक है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किया जाता है। ठीक, दो वेक्टर का क्या किया जाता है? डॉट प्रोडक्ट। तो जब भी आप वेक्टर की पढ़ाई कर रहे हो, आपने डॉट लगाया है, तो ये मान लिया जाएगा ये दोनों चीजें वेक्टर हैं, तभी आपने वहां पे डॉट लगाया। ठीक, अगर वहां पर कोई भी एक चीज वेक्टर ना हुई तो वो जो भी लिखा गया सब गड़बड़ हो जाएगा। जरा ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, एक बच्चा 3 वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहा है और उसने 3 वेक्टर को ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसने चाहे कुछ भी किया हो, ये बात मैथमेटिकली गलत हो गई। क्यों गलत हो गई? जैसे ही उसने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया वाया डॉट, इस डॉट से जैसे ही उसने मल्टीप्लाई करा, ये जो वैल्यू बन के आई, ये क्या आई? नंबर, स्केलर आ गया, ये एक नंबर आ गया। और इस नंबर को उसने डॉट प्रोडक्ट कर दिया किसके साथ? सी वेक्टर के साथ। अब भैया डॉट किस किस के बीच में होता है? वेक्टर का वेक्टर से, और ये तो नंबर का वेक्टर से करा दिया तूने मेरे भाई। ये तो स्केलर आ गया, स्केलर का डॉट कैसे हो सकता है वेक्टर के साथ? डेफिनेशन ही गलत है। डॉट प्रोडक्ट वेक्टर का वेक्टर से होता है, बस बात खत्म। अब तुमने करा दिया नंबर का वेक्टर से, तो ये चीज क्या कहलाएगी मैथमेटिक्स में? मीनिंगलेस। इसका कोई मीनिंग नहीं है। जिस बच्चे ने ये लिखा है, मास्टर तुरंत समझ जाएगा इस बच्चे को वेक्टर का कुछ पता नहीं, इसके नंबर काट लो। इसने करा भी है तो कहीं से देख के करा होगा, तुरंत पता लग जाता है टीचर। आप लोग कुछ ऐसी चीज कर दो, मुझे तुरंत पता चल जाएगा तुमने कहीं ना कहीं से देख के लिखा है। जब इसको यही नहीं पता, इसने यही गड़बड़ कर दी, एक छोटी सी मिस्टेक से। बड़े बड़े टीचर ऐसे हैं, शुरू के 2-3 क्वेश्चन में उनको पता लग जाता है इस बच्चे को 98 देने हैं, इस बच्चे को 30 ही देने हैं, फेल करना है, इस बच्चे को 50 देने हैं। उसे तुरंत पता लग जाता है बच्चा इतने पे पहुंचेगा और वहीं पहुंचता है। ठीक है ना? जो बड़े बड़े प्लेयर हैं वो पिच देख के बता देते हैं इस पे इतने रन बनेंगे, और लगभग उतने ही बनते हैं। 10 में से 8 बार 9 बार तो सही होती है बात, उसमें उतने ही बनते हैं। ठीक, तो ये चीज क्या हो गई भैया हमारी? मीनिंगलेस। अब इधर देखो, दूसरे बच्चे ने ये लिख दिया, दूसरे बच्चे ने ये चीज लिख दी। अब दो वेक्टर का डॉट करा, क्या मिला हमको? स्केलर मिला, नंबर मिला, एक नंबर मिला। इसके ऊपर हमने कोई साइन लगा नहीं रखा, यानी ये भी एक नंबर है। दो नंबर को तो इंटू कर ही सकते हैं, लेकिन बीच में कोई साइन नहीं देना वेक्टर्स के लिए, क्योंकि जैसे ही आपने साइन दिया वो मान लिया जाएगा कि दोनों वेक्टर।
डॉट हमेशा दो वेक्टर का होता है, क्रॉस हमेशा दो वेक्टर का होता है। अगर वेक्टर नहीं है तो बीच में कोई साइन नहीं होना चाहिए। ये चीज मीनिंगफुल है। क्या है ये? इसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकलता है भाई, इसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकल रहा है, इस ऊपर वाले का कोई मतलब नहीं निकल रहा। ठीक, तो पहली चीज डॉट का पता हो आपको। डॉट करने के बाद क्या मिलता है हमको? एक नंबर मिलता है। वो वेक्टर नहीं होता, उसको आप फर्दर किसी दूसरे वेक्टर के साथ डॉट नहीं करा सकते। ए डॉट बी डॉट सी बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, ये चीज का कोई सेंस नहीं बनता मैथमेटिक्स में, ये कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ कभी किया भी नहीं जा सकता। ठीक, इसका मीनिंग निकल रहा है, ये मीनिंगफुल हो गया, राइट। ठीक है बात। अगर मैं ऐसा लिख दूं, अब बताइए, अब बताइए, अब ठीक है, अब भी सही है ना? इधर देखो, दो वेक्टर का हमने डॉट करा, एक नंबर मिला, नंबर को वेक्टर से इंटू कर सकते हैं लेकिन बीच में कोई साइन नहीं देना, ये भी मीनिंगफुल हो गया भाई। ये नंबर आया, ये लेंथ नहीं होगी, इसकी अपनी खुद लेंथ होगी, उस लेंथ को इसने बढ़ा देना है या घटा देना है। ये चीज, ये नंबर इसकी लेंथ को बढ़ा घटा देगा, डायरेक्शन को नहीं चेंज करेगा, सी की डायरेक्शन वही रहेगी, बस उसकी लंबाई छोटी बड़ी हो जाएगी। अगर ये 1 आया तो उतनी रहेगी, राइट। 1 से बड़ा आया तो बढ़ा देगा, 1 से छोटा आया तो 1 घटा देगा उसकी लेंथ। ठीक है बात, ये चीज सही है, ये चीज सही है, पहले वाली गलत। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, देखो डेफिनेशन, बस इसी से सारा काम करना हमको। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की डेफिनेशन होती है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का, बीच में देखो कोई साइन नहीं लिखा मैंने, नंबर है ये, और साथ में कॉस थीटा। अब ये थीटा क्या चीज है? ए मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा। ये थीटा क्या है भाई? थीटा है दो वेक्टर के, इन दोनों के बीच का एंगल, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड। जरा इधर ध्यान दो भाई, एंगल कैसे नापेंगे? बस उल्टा सीधा काम करते, फिर कहते आंसर नहीं सही आ रहा। देख लो इधर, जरा ध्यान लगाओ, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये रहा और दूसरा वेक्टर ये रहा, इन दोनों के बीच में ज्योमेट्रिकली कितना नजर आ रहा है? थीटा, लेकिन इनके बीच में थीटा एंगल है ही नहीं, ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आपको एंगल देखना है, हमेशा ये दोनों वेक्टर को इनिशियल होने चाहिए, मतलब दोनों वेक्टर का इनिशियल पॉइंट ये होना चाहिए, इस एरो की डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए। अब हम तो चेंज कर नहीं सकते भाई, जो ऑलरेडी दे रखा है हमको उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो अब हम क्या करेंगे, इधर देखो, मान लेते हैं ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, यहां थीटा है, तो इनके बीच का एंगल थीटा, ये थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इस केस में थीटा इज नॉट द एंगल बिटवीन, इज नॉट एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये ए और बी के बीच का एंगल है ही नहीं। तो क्या किया जाए भाई? ध्यान से देखो क्या किया जाए, अगेन वेक्टर की डेफिनेशन को यूज करते हैं हम। ये ए वेक्टर था और ये क्या था भाई? बी वेक्टर। इसी डायरेक्शन का, इतनी ही लेंथ का इसके आगे बना दो ना, यहां से ऐसे बोलो, इसी डायरेक्शन में और इतनी ही लेंथ का यहां बना दो आप। अब अगर ये बी वेक्टर था तो ये भी क्या होगा? अब इसको मिटा दो आप यहां से, ले भाई वो बी था, ये भी बी है। वेक्टर में दो ही तो चीजें हैं, लेंथ और डायरेक्शन। अब आपने लेंथ भी सेम रखी, डायरेक्शन भी सेम रखी, तो वेक्टर भी सेम होगा। वो भी था, ये भी है, वहां से मिटा के यहां बना दो। अब देखो कोइनिशियल बन गए, इस पॉइंट से ये भी दूर जा रहा है, ये भी दूर जा रहा है, ये होगा इन दोनों के बीच का एंगल। वो लाइन ऐसे थी, बता दो ये थीटा था, तो ये ऑटोमेटिक कितना हो गया? तो ध्यान रखना आपको एंगल कौन सा बताना है। आपसे पूछा जाएगा क्यूब के डायगोनल्स के बीच का एंगल बताओ, बच्चा वहां गलत लिखाता है, उसको मालूम नहीं कौन सा एंगल देना है, एरो ही उल्टे लगे हुए हैं। तो ध्यान रखना आपको कौन सा एंगल देना है। ट्राइंगल बनाएगा, कहेगा ट्राइंगल के बीच का एंगल निकाल के दिखाओ, दो साइड के बीच का एंगल, वो गलत एंगल दे रहा वहां पर।
उसने वैल्यू ठीक से नहीं देख रहा, उसने वेक्टर ही गलत बना दिए। आपको मैंने 3 पॉइंट दिए, मैंने कहा भाई ये लो 3 पॉइंट, आप एंगल बताओ। अब एक भाई वेक्टर बना रहा है इन 3 पॉइंट से, एक ये वेक्टर बना दिया, एक ये वेक्टर बना दिया, और फॉर्मूला लगा के इन दोनों के बीच का एंगल दे रहा। वो गलत दे रहा, नहीं दे रहा? गलत हो गया, नहीं हो गया? एरो देखो उसके का है। तो डायरेक्शन तो ठीक करेंगे तभी तो सही एंगल मिलेगा, ठीक। तो नोट कर लेना भैया, थीटा क्या होगा? एंगल बिटवीन ए एंड बी। लेकिन इसमें एक लोचा है कि दोनों वेक्टर की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? अवे गोइंग, अवे होनी चाहिए, यानी को इनिशियल होना चाहिए। दोनों की टेल आनी चाहिए यहाँ पर, किसी का भी हेड ना आए। अगर हेड आ रहा है तो उसको आगे बढ़ा दो, उसको आगे बढ़ा दो, और वो फिर बी हो जाएगा, और फिर एंगल ढूंढ पाएंगे हम इजीली, ठीक है। ध्यान रखेंगे। रुक जाओ भाई, इसका आंसर देते जाओ। बोलो नहीं, इधर ध्यान दो। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सुन ले भाई, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। मुझे बता दो एंगल BAC कितना है? एंगल BAC कितना है? एंगल ABC कितना है? एंगल ACB कितना है? भाई तीनों 60 है, इसमें क्या सोचना। मैं तो वेक्टर की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो एंगल की बात कर रहा हूँ, ट्राइंगल की। ये तो ट्राइंगल ही तो है, ट्राइंगल के एंगल की बात कर रहा हूँ, BAC, तो इसकी बात कर रहा हूं मैं तो आपसे। मैंने वेक्टर का नाम नहीं लिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं एंगल बताओ, तो भाई कंफ्यूज मत होना। वो ट्राइंगल का एंगल मांग रहा है कि वेक्टर का एंगल मांग रहा है? ट्राइंगल का एंगल अलग होगा, वेक्टर का एंगल अलग होगा। अब मैं कह रहा हूं एंगल बता दो मुझे ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का, ए और बी के बीच का एंगल बता दो। एक बच्चा 60 लिख रहा है, एक 120 लिख रहा है, सही कौन सा है? 120 वाला। एंगल बता दो ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच वाला। आइए 60 ही है, ए और सी के बीच का तो 60 ही। अब बता दो बी और सी के बीच का, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ये भी 120 है, देख लीजिए। यहां से अब एक गोइंग होने चाहिए दोनों इसके, नहीं ये भी 60 आएगा, दोनों ही आगे बढ़ेंगे ना, ये भी ऐसे ये भी ऐसे, तो ये 60 ही तो बनेगा, ठीक। तो एंगल वेक्टर के बीच का था कि ट्राइंगल का था, वो ध्यान रखना है। नोट कर लो, कल आगे बढ़ेंगे भाई। अभी मैं समझा रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं करा।